हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडप्रिज्म। हमने जो पैथोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसकी 4th वीडियो है। और जो पिछले लेक्चर में हमने मीडिएटर्स स्टार्ट किए थे ना, आज वो मीडिएटर्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपका एक्यूट इन्फ्लेमेशन वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने जो है पिछली वीडियो में 3 चीज़ें कवर की थी, 3 मीडिएटर्स कवर किए थे। फर्स्टली हमने वेजो एक्टिव अमाइंस देखे थे जिसमें हिस्टामिन और सेरोटोनिन थी। सेकेंडली हमने जो है वो एरेक्नोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स देखे थे और थर्डली हमने प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बात की थी। तो आज हम 4th मीडिएटर से स्टार्ट करते हैं जो कि ल्यूकोट्राइन्स है। तो ल्यूकोट्राइन्स की सिंथेसिस की बात करें तो ये ल्यूकोसाइट्स और मास्ट सेल्स के अंदर बनते हैं और विद द हेल्प ऑफ लाइपोक्सिजनेज एंजाइम्स। अब ये वाली लाइपोक्सिजनेज एंजाइम्स है ना, ये 3 टाइप्स के होते हैं जिसमें जो 5 लाइपोक्सिजनेज है ना, वो प्रीडोमिनेंट होता है किसके अंदर, न्यूट्रोफिल्स के अंदर। अब ये एक फंक्शन क्या है 5 लाइपोक्सिजनेज का कि ये ना एरेक्नोनिक एसिड को कन्वर्ट करवाता है 5-HPETE के अंदर, यानी 5 हाइड्रोक्सी पर इकोसा टेट्राइनोइक एसिड के अंदर। जो कि आपको पता है, आपने चार्ट जो देखा था ना, जो बुक में इसका चार्ट मेंशन किया हुआ है जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, तो उसमें आपने देखा होगा जो 5-HPET है वो आगे से फर्दर प्रिकर्सर होता है ल्यूकोट्राइन्स का, उसके आगे से ल्यूकोट्राइन्स बनती हैं। तो इस तरह से ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है 5 लाइपोक्सिजनेज। आगे की टाइप्स और उनके फंक्शंस बताए हुए हैं कि जो ल्यूकोट्राइन B4 है ना, वो न्यूट्रोफिल कीमोट्रैक्टेंट भी है और ये एडहेरेंट एग्रीगेशन और डीग्रैनुलेशन को प्रमोट करता है। जबकि जो तीनों हैं बाकी LT-C4, D4 और E4, ये सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइन्स कहते हैं इन्हें हम। और ये तीनों जो है ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाती हैं, ब्रोंकोस्पैज्म करवाती हैं और परमिएबिलिटी को इंक्रीज करती हैं। एक और बात मेंशन की हुई है कि ये जो ल्यूकोट्राइन्स है ना, इनका हिस्टामिन के मुकाबले में ना ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है, यानी ये वेस्कुलर परमिएबिलिटी को ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इंक्रीज करवाती है एज कम्पेयर टू हिस्टामिन। ओके, तो लाइपोक्सिन्स जो है वो हमारा 5th वाला मीडिएटर है। बाकी मीडिएटर्स अभी तक हमने जो भी पढ़े वो सारे इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करवा रहे थे, लेकिन ये वाला लाइपोक्सिन जो है ना, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। तो इसकी सिंथेसिस अगर देखें तो ये एरेक्नोनिक एसिड से ही बनता है, वाया द लाइपोक्सिजनेज पाथवे। और इसकी सिंथेसिस किस तरह से होती है, बायोसिंथेसिस दो सेल्स के दरमियान में कोलैब होती है, यानी न्यूट्रोफिल्स और प्लेटलेट्स के दरमियान में, तो ये बनते हैं। आगे फंक्शन इनका यही है कि इन्होंने इन्फ्लेमेशन को जो है वो ख़त्म करना है, एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन है इनका। और वो किस तरह से करते हैं, ये न्यूट्रोफिल की रिक्रूटमेंट को ब्लॉक करके, कीमोटैक्सिस के प्रोसेस को स्टॉप करवा के और एडहेरेंट को स्टॉप करवा के उसको वीक करवा के। आगे जो है वो फार्माकोलॉजिक इनहिबिशन एजेंट्स बताए हुए हैं जिसमें आ जाता है साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर्स, जिसमें आ जाती हैं एनसेड्स वगैरह आ जाती हैं जो कि कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को इनहिबिट कर देती हैं। अब इसका इफेक्ट क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कम हो जाएगी और एज अ रिजल्ट पेन और फीवर जो है वो फील नहीं होगा। नंबर 2 पे आ जाता है लाइपोक्सिजेनेज इनहिबिटर्स। ये क्या करते हैं, ये ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस को कम कर देते हैं और ये एज़मा के ट्रीटमेंट में जो है वो इम्पोर्टेंट कंसिडर किए गए हैं। थर्डली है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये जीन्स जो बना रही होती है इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स को, उनकी डाउन रेगुलेशन करवा देते हैं, जैसे कि कॉक्स 2 की, फॉस्फोलाइपेज A2 की, साइटोकाइंस की, ताकि जो है इनके लेवल्स कम हो जाएं और जो है ये इनकी एक्सप्रेशन ज़्यादा ना हो सके। और बाद में बताया हुआ है एक डाइटरी मॉड्यूलेशन फिश ऑयल। जो फिश ऑयल होता है ना, उसके अंदर पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जिनकी ये एबिलिटी होती है कि वो ना कन्वर्ट हो जाते हैं रिजोल्वेंट्स के अंदर, यानी जैसे लाइपोक्सिन्स एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं ना, तो ये रिजोल्वेंट्स भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। नेक्स्ट मीडिएटर है साइटोकाइंस। साइटोकाइंस क्या है ये देख लेते हैं। ये सिग्नलिंग प्रोटीन्स होते हैं जो डिफरेंट सेल्स इंक्लूडिंग मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स, लिम्फोसाइट्स और एपिथेलियल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये मेजरली जो है वो रेगुलेट करा रहे होते हैं इम्यून और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज को। ये रेगुलेशन करवाते हैं इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस की। डिफरेंट की साइटोकाइंस यहाँ पे डिस्कस की गए हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1, जो कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के केस में सेंट्रल है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज इनके मेंशन किए गए हैं कि कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस हो सकती हैं। मैक्रोफेजेस कर सकते हैं इनको, डेंड्रिटिक सेल्स, टी सेल्स, मास्ट सेल्स और कुछ एपिथेलियल सेल्स भी जैसे जो हैं वो इंटरल्यूकिन 1 को प्रोड्यूस करते हैं। और ट्रिगर क्या है कि किस वजह से इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, तो जब भी बॉडी में कोई पैथोजन आए, ठीक है, वो टोल लाइक रिसेप्टर्स रिकॉग्नाइज करते हैं उसको। इस केस में हो सकती है, उसके साथ साथ कोई टिश्यू इंजरी के केस में, और कोई भी इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलाई अगर आ जाए तो इनकी प्रोडक्शन इन्हांस होने लग जाती है।
नोट लिखा हुआ है कि इंटरल्यूकिन 1 को जो है वो इन्फ्लेमासोम की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन्फ्लेमासोम ने ही इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस करना होता है। इन्फ्लेमासोम का कंसेप्ट जो है वो हमने पढ़ा था, जहाँ हमने डिफरेंट रिसेप्टर्स स्टार्ट किए थे ना, टोल लाइक रिसेप्टर्स, नोड लाइक रिसेप्टर्स। तो नोड लाइक रिसेप्टर्स वाले पार्ट में हमने इसको कवर किया था। अच्छा, आगे एक्शंस बताए हुए हैं कि क्या-क्या जो है वो एक्शंस होते हैं इनके। तो मेजरली इनका रोल होता है ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट करवाने में। तो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है इनका, एंडोथेलियल एक्टिवेशन करवाते हैं। वो किस तरह से करवाते हैं कि जो एडेनियन मॉलिक्यूल्स होती है ना, उनकी एक्सप्रेशन को इन्हांस कर दिया जाता है, जैसे कि ई-सेलेक्टिन, आईकेम-1, वीकेम-1 वगैरह, ताकि ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो उनकी रोलिंग, उनकी जो है वो माइग्रेशन हो सके, उनके एडहेरेंस स्ट्रॉन्ग हो सके। उसके बाद प्रोकोगुलेंट एक्टिविटी होती है कि ये जो है वो क्लॉटिंग को भी प्रमोट करते हैं। उसके बाद से कुछ साइटोकाइंस और कीमोकाइंस की भी सिक्रीशन को ये इंक्रीज कर देते हैं। सिस्टैमिक इफेक्ट्स लिखे हैं कि अगर इनका लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाए तो ये एंडोजीनस पायरोजेंस के तौर पे भी एक्ट करते हैं और फीवर कॉज करवा सकते हैं। इसी तरह ये लिवर के पास जाएंगे और वहाँ पे एक्यूट फेज प्रोटीन्स के प्रोडक्शन को एनहांस कर देंगे, जैसे कि सीआरपी एक प्रोटीन होती है वो बढ़ सकती है, सी रिएक्टिव प्रोटीन जिसे कहते हैं। ठीक है, और सीवियर इन्फेक्शन के केस में, ये सेप्सिस के केस में क्या होता है, शॉक भी कॉज करवा सकती है। ये एक टेबल मेंशन क्या है साइटोकाइंस इन इन्फ्लेमेशन रॉबिन्स के अंदर। तो इसमें साइटोकाइंस लिखी हुई हैं जो कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन की कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में एज वेल उनके प्रिंसिपल सोर्सेज क्या क्या हैं और उनके एक्शंस क्या क्या हैं। अभी हमने ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर को डिस्कस किया और इंटरल्यूकिन 1 को डिस्कस किया। बाकी जो है वो आप यहाँ से एक दफ़ा गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, इस डायग्राम में मेजर रोल्स ऑफ साइटोकाइन्स इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन को बताया गया है। पहले आ जाती है लोकल इन्फ्लेमेशन। इसमें क्या-क्या रोल्स हैं साइटोकाइन्स के, कि इम्यूनिटी को इंक्रीज कराना है ताकि जो सेल्स हैं वो सर्कुलेशन से बाहर आ सकें इन्फ्लेमेशन के केस में। और दूसरा क्या है कि एक्सप्रेशन ऑफ एलियन मॉलिक्यूल्स को जो है वो इंक्रीज कर देती हैं ताकि ल्यूकोसाइट्स यहाँ आके प्रॉपर्ली अटैच हो सके मार्जिन से। और थर्डली क्या होता है कि ल्यूकोसाइट्स के रिक्रूट भी करवाती हैं। आगे सिस्टेमिक प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स में देखें तो ब्रेन के पास जाती हैं और वहाँ पे फीवर कोज करवाती हैं। ठीक है, उसके बाद लिवर के पास जाती हैं तो वहाँ पे एक्यूट फेज प्रोटीन्स के लेवल बढ़ाने लग जाती हैं, जैसे कि सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन आ जाती है इसमें। और इसके साथ साथ बोन नैरो पे भी इनका ये इफेक्ट होता है कि ये ल्यूकोसाइट की प्रोडक्शन को इनहेंस कर देते हैं। अच्छा, ये तो एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्सेस है ना, लेकिन अगर इनके लेवल्स बहुत ज़्यादा हो जाएँ, एक्सेसिव लेवल हो जाएँ, तो ये पैथोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स कॉज़ करवाते हैं, जैसे कि हार्ट में जाके ये कार्डियक आउटपुट को कम कर देते हैं, जिससे शॉक की कंडीशन हो सकती है। इसी तरह जो प्रोकोगुलेंट एक्टिविटी को ये एनहांस करते हैं ना एंडोथेलियम की, तो वहाँ पे थ्रोम्बस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और तीसरा जो है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस सर्टेन टिश्यूज़ के अंदर, लाइक जो स्केलेटल मसल होती है उसमें करवाते हैं, जिससे मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस आती हैं। अच्छा, आगे रहती है कीमोकाइंस। कीमोकाइंस क्या होती है, ये स्मॉल प्रोटीन्स की एक फैमिली होती है जिनका काम होता है कीमोटैक्सिस को फैसिलिटेट करवाना। अब कीमोटैक्सिस अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि ये वेसल थी। एक मिनट, ये हमारे पास एक वेसल है, ठीक है, इसमें से जो है वो ल्यूकोसाइट बाहर आ गया। अब ये साइट ऑफ इंजरी है, यहाँ पे इसने आना है, ठीक है। तो कुछ कीमोट्रैक्टेंट्स यहाँ से रिलीज होंगे जो कि एंडोजीनस भी हो सकते हैं और एक्सोजीनस भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे इनका क्या काम है कि इसकी मूवमेंट को यहाँ तक करवाना, फैसिलिटेट करवाना। एक केमिकल ग्रेडियंट ये क्रिएट करती हैं ताकि जो है वो जो ल्यूकोसाइट है वो साइट ऑफ इंजरी पे आ सके। तो ये रोल होता है, ये काम होता है कीमोटैक्सिस का, कीमोट्रैक्टेंट्स का। अब इसमें आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, CXC कीमोकाइंस, CC कीमोकाइंस, C कीमोकाइंस और CXC C कीमोकाइंस। तो हमने जो बातें याद रखनी है वो दो दो बातें याद रखनी है इसके अंदर। ये जो CXC कीमोकाइन होती है ना, CXC कीमोकाइन, इसके अंदर इंटरल्यूकिन 8 जो है वो एक मेजर ग्रुप होता है। इंटरल्यूकिन 8 जो है वो क्या करवाया होता है, न्यूट्रोफिल्स की रिक्रूटमेंट करवाते हैं। आगे सी से कीमोकाइंस के अंदर MCP1 को आप याद रख सकते हैं, और एक ईओटैक्सिन, ठीक है, वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। और इनका काम क्या होता है कि ये मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एज वेल एज लिम्फोसाइट्स की रिक्रूटमेंट करवाती हैं, उनको फैसिलिटेट करवाती हैं, उनकी कीमोटैक्सिस करवाती हैं। आगे रहते हैं सी कीमोकाइंस, इनके अंदर आ जाती है लिम्फोटेक्टिन। और इसका क्या काम होता है, लिम्फोटेक्टिन से आप याद रख सकते हैं, लिम्फोसाइट्स की रिक्रूटमेंट करवाना इनका काम है। और लास्ट
अब ये जो है उन्होंने बात किया कि ये सॉल्युबल एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंडेड फॉर्म के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती है। ओके, आगे कीमोकाइंस के फंक्शंस का बताया हुआ है कि जो कीमोकाइंस है ना, वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में भी रोल प्ले करते हैं और टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी। यानी हम कह सकते हैं कि दो तरह की कीमोकाइंस होती हैं। एक तो हो गई आपकी जो हैं वो इन्फ्लेमेटरी कीमोकाइंस, और दूसरी होगी ये वाली होम्योस्टेटिक कीमोकाइंस। तो जो इन्फ्लेमेटरी कीमोकाइंस है वो तो तभी प्रोड्यूस होंगी ना जब कोई पैथोजन आएगा, कोई माइक्रोब आएगा, ठीक है, और उनका काम क्या होगा कि उस वक्त अपना काम करना कि ल्यूकोसाइट्स को वहाँ पे लेके आना, ठीक है, और इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करना, ल्यूकोसाइट्स की मूवमेंट करवाना वाया कीमोटैक्सिस। आगे आ जाता है जो हमने पढ़नी है हीमोस्टेटिक कीमोकाइंस। इनका क्या काम होता है, ये टिश्यू आर्किटेक्चर को मेंटेन कर रही होती हैं इनसाइड लिम्फ नोड्स और स्प्लीन वगैरह के अंदर। आगे जो कीमोकाइन रिसेप्टर्स होते हैं, उन्होंने बताया कि ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके जो है वो अपना काम करते हैं। और कुछ और साइटोकाइंस के बारे में डिस्कस किया गया है कि जो इंटरल्यूकिन 6 है ना वो मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करती है, और जो इंटरल्यूकिन 17 है ना इसका काम क्या है, ये न्यूट्रोफिल्स की रिक्रूट करवाता है। आगे आ जाता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम 20 प्लाज्मा प्रोटीन्स का जो है वो एक कलेक्शन होती है जो कि इनेट और एडाप्टिव इम्यूनिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये किस तरह से काम करती है कि एंजाइमेटिक कास्केड चलता है, यानी सीरीज ऑफ रिएक्शन चलते हैं, एक ने दूसरे को एक्टिवेट किया, ठीक है, फिर दूसरे ने तीसरे को एक्टिवेट किया, तो इस तरह से एक प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो एक दूसरे को एक्टिवेट करती है और एंड पे जो है वो एक फाइनल प्रोडक्ट बनती है, वो हम आगे देखते हैं। तो अगर हम इसकी एक्टिवेशन पाथवेज की बात करें तो इसके तीन पाथवेज हैं, क्लासिकल है, ऑल्टरनेटिव और लेक्टिन है। तो क्लासिकल है ना, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस की वजह से जो है वो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होता है, यानी अगर ये पैथोजन है तो इसकी कोटिंग की गई है एंटीबॉडी से, तो ये अगर इसकी वजह से जो है वो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो रहा है तो ये क्लासिकल पाथवे है, ठीक है। और दूसरा रहता है ऑल्टरनेटिव पाथवे। ऑल्टरनेटिव पाथवे में क्या केस होता है कि डायरेक्ट माइक्रोबियल सरफेस एक्टिवेशन होती है। अगर ये माइक्रोब है तो इसके ऊपर आपको पता है एलपीएस होता है, लिपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है। अगर इसकी वजह से जो है डायरेक्ट एक्टिवेशन हो विदाउट एंटीबॉडी, यानी इस पर बेशक एंटीबॉडी अटैच नहीं हुई, तो ये ऑल्टरनेटिव पाथवे है। और अगर थर्ड वाला हम देखें तो इसमें क्या है, जो मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन प्रोटीन होती है ना हमारे अंदर, वो क्या करती है, जो माइक्रोब के अंदर मेनोज रेजिड्यूज होते हैं ना उनको बाइंड कर लेती है। फॉर एग्जांपल ये है माइक्रोब, और इसके अंदर जो है ना वो है मेनोज बाइंडिंग, मेनोज रेजिड्यूज हैं, यानी मेनोज शुगर्स हैं। अब उनके साथ क्या होगा, अगर तो हमारी ये प्रोटीन एमबीएल बाइंड कर जाएगी तो कौन सा पाथवे स्टार्ट होगा, लेक्टिन पाथवे, और उसके जरिए से कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगी। आगे है कि ये सारे जितने भी स्टेप्स हैं ना, इससे क्या होता है कि हमें सी थ्री कन्वर्टेज को प्रमोट करना होता है, इसको एक्टिवेट करना होता है, ताकि जो सी थ्री है ना ये कन्वर्ट हो सके सी थ्री ए के अंदर और सी थ्री बी के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के फंक्शन क्या है। तो पहला फंक्शन क्या है, इन्फ्लेमेशन। इसने इन्फ्लेमेशन करवानी है। जो सी थ्री और सी फाइव ए पार्ट है ना, उसने क्या करना है, हिस्टामिन रिलीज करवानी है, बेसोफिल्स के पास मास्ट सेल्स के पास जाना है और वहाँ से हिस्टामिन जो ग्रेन्यूल्स में स्टोर होती है ना उसको रिलीज करवा देना है। और आप लोगों को पता है कि हिस्टामिन क्या करवाती है, वेजोडाइलेशन को इंक्रीज करती है और परमेबिलिटी को बढ़ा देती है। दूसरा क्या काम है, C5A, ये क्या कहते हैं, ये कीमोटैक्सिस करवाता है, कीमोटैक्सिन है न्यूट्रोफिल्स के लिए और मोनोसाइट्स वगैरह के लिए। आगे सेकंड काम आ जाता है, पहला काम हमने देख लिया इन्फ्लेमेशन, दूसरा है ऑक्सीडाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस। ऑक्सीडाइजेशन में ये कोटिंग कर देगा बैक्टीरिया के, सी से बी जो है वो मेनली माइक्रोब को कोट करता है ताकि उनकी जो है वो अपटेक को एनहांस किया जा सके, वो इजीली इनगल्फ हो सके। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है इसका, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। दूसरी फॉर्म भी आपको इसकी याद होनी चाहिए कि इसको हम डिनोट किस तरह से करते हैं। तो ये होती है C5B29, ठीक है, ये आपका मैक है, इसको हम मैक बोलते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। अब तीसरा काम क्या है, सेल लाइसिस करवाता है ये विद द हेल्प ऑफ मैक। जब मैक एक सीरीज ऑफ पाथवे जो हमने पढ़ा था, प्लाज्मा प्रोटीन्स एक्टिवेट होती हैं, एक ने दूसरे को एक्टिवेट किया और एंड में क्या होगा, मैक बन जाएगा।
और इसने ना बैक्टीरिया को किल करवाना है, किस तरह से? ऑस्मोटिक लाइसिस के ज़रिए से, यानी आयनिक इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट करके जो है ना माइक्रोब की किलिंग करवा दी जाती है। यानी ये जो मैक है ना, ये जाके अटैच हो जाएगा माइक्रोब के ऊपर डायरेक्ट, और इस तरह से ऑस्मोटिक लाइसिस के ज़रिए से किलिंग होगी। अच्छा, आगे क्या है? रेगुलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ना, इसको प्रॉपर्ली कंट्रोल करना पड़ता है ताकि जो है वो माई सेल्स डैमेज ना हो सके। तो ये किस तरह से होता है कि हमारे पास C1 इनहिबिटर होते हैं, डैफ और CD95 होती है, फैक्टर 8 होता है। अगर C1 इनहिबिटर की बात करें तो ये क्लासिकल पाथवे को जो है वो ब्लॉक कर देती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें हेरिडिटरी एंजियोएडेमा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है डैफ और डीके एक्सीलरेटिंग फैक्टर CD59। ये होस्ट सेल कॉम्प्लीमेंट एक्सप्रेशन को प्रिवेंट करते हैं और इसकी डेफिशिएंसी क्या करवाती है? PNH, पैरेक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया कॉज करवाती है। ये एमसीक्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि किसकी डेफिशिएंसी कौन सी डिजीज कॉज करवा रही है। फैक्टर एज को देखें तो ये ऑल्टरनेटिव पाथवे को कंट्रोल करता है। अगर ये जो है डिफेक्टिव हो जाए या इसकी जो है वो एब्सेंस हो जाए तो एटिपिकल हस हो सकता है, हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम जिसे कहते हैं, और एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन भी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ये वाली डायग्राम जो है ना इंटायर समरी को कवर कर रही है। इसमें तीनों पाथवेज बताए हुए हैं, टीथ एक्टिवेशन की, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की, ऑल्टरनेटिव पाथवे, क्लासिकल पाथवे, लेक्टिन पाथवे। आगे ये तीन मेजर फंक्शंस डिस्कस किए हैं जो हमने पिछली स्लाइड्स में ही कवर किया है, इन्फ्लेमेशन, फेगोसाइटोसिस और मैक, यानी लाइव्स ऑफ माइक्रोब। अब ये वाली आपको डायग्राम नजर आ रही है, इसमें क्या है कि ये मैक ने डायरेक्ट माइक्रोब के साथ अटैचमेंट की और ऑस्मोटिक लाइसिस के जरिए से इसकी डिग्रेडेशन करवा दी। ऑस्मोटिक लाइसिस के जरिए से किस तरह से करवाई कि इसकी जो मेम्ब्रेन है ना माइक्रोब की, उसमें बोर्ड्स क्रिएट किए इसने और आयनिक इम्बैलेंस क्रिएट किया जिसकी वजह से डिग्रेडेशन होगी। अच्छा, बाकी को देखें तो इसका एक टेबल भी मेंशन है रॉबिन्स में, ये भी आप देख सकते हैं, जिसमें रिएक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन बताया और साथ में प्रिंसिपल मीडिएटर्स बताए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर देखें तो ये जो है ना, ये प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर ये एक फॉस्फोलिपिड डिराइव्ड मीडिएटर है, बहुत से सेल्स जिससे जो है बनाते हैं। आगे इसका काम क्या होता है? प्लेटलेट को एग्रीगेट करवाना, वेसोकंस्ट्रिक्शन प्रमोट करना, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवाना और परमिएबिलिटी को इंक्रीज करना। नंबर 2 आ जाता है कोगुलेशन प्रोडक्ट्स, इसमें थ्रोम्बिन का रोल होता है। अब थ्रोम्बिन क्या करता है? ये जो है ना प्रोटीनेज एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स होते हैं ल्यूकोसाइट्स के ऊपर, उनको एक्टिवेट कर रहा होता है और इस तरह से ये लिंक करता है कोगुलेशन और इन्फ्लेमेशन को। थर्ड पे आ जाती है काइनेन्स। काइनेन्स क्या होती है? ये जो है ना सिलेक्टिव क्लीवेज होती है ना काइनिन न्यूरॉन्स की, तो ब्रेडिकाइनिन बनती है। यानी जो प्लाज्मा प्रिकर्सर्स काइनिन न्यूरॉन होते हैं ना, जब उनके ऊपर एक एंजाइम कलिपिन एक्ट करता है तो ब्रेडिकाइनिन की फॉर्मेशन होती है। और इसका काम क्या है? ब्रेडिकाइनिन का परमेबिलिटी को इंक्रीज कराना, वेसोडाइलेशन कराना, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन और पेन कॉज करवाना। ठीक है, और ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ना ब्रेडिकाइनिन, ये बड़े शॉर्ट लिव्ड होते हैं, इनकी शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है, हाफ लाइफ कम होती है और ये डिग्रेड हो जाते हैं बाय एंजाइम काइनेज। आगे न्यूरोपेप्टाइड्स की बात की गई है, इसमें सब्सटेंस पी जो है इम्पोर्टेंट है, जो कि सेंसरी नर्व से रिलीज होता है। और दो फंक्शंस आपने याद रखने हैं न्यूरोपेप्टाइड्स में, सब्सटेंस पी के ये पेन ट्रांसमिशन को इंक्रीज करवाते हैं और साथ में परमिएबिलिटी जो है वो वेसल्स की उसको भी इंक्रीज करवाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम मॉर्फोलॉजिक पैटर्न ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन को स्टडी कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आती है सीरस इन्फ्लेमेशन। ये सीरस इन्फ्लेमेशन की एक डायग्राम शो की गई है, ठीक है। अब इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि जो सीरस इन्फ्लेमेशन है ना, इसमें एक्सुडेशन होती है प्रोटीन पुअर फ्लूइड की, प्रोटीन पुअर फ्लूइड की एक्सुडेशन होती है इसके अंदर। और इसका ओरिजिन क्या हो सकता है? ये परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इस वजह से हो सकता है, या फिर मीजोथीलियल सिक्रीशंस जो हैं वो इरिटेशन कॉज करवाती हैं, इसकी वजह से सीरस इन्फ्लेमेशन हो सकती है। आगे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्किन ब्लिस्टर्स जो कि बर्न्स की वजह से बन सकते हैं या फिर वायरसेस की वजह से होते हैं, उनमें सीरस इन्फ्लेमेशन होती है। और एक और पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि जो सीरियस इन्फ्लेमेशन है ना, उसमें जो माइक्रोब्स का कंटेंट या फिर ल्यूकोसाइट्स जो है ना वो इतने ज़्यादा नहीं होते एज कम्पेयर टू द पुरुलेंट वन। सेकंड देख लें फिब्रिलस इन्फ्लेमेशन। फिब्रिलस इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? जो एक्सुडेट लीक आउट होता है ना, उसमें फिब्रिनोजन बहुत ज़्यादा होती है और वो फिब्रिनोजन जो है ना वो मेशवर्क बना देती है साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे। तो फिर क्या होता है? इसकी दो ही आउटकम्स आएंगे। जो फिब्रिनोजन ने एक मेशवर्क बनाया ना, या तो इसकी फिब्रिनोलाइसिस हो जाती है या फिर ना यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू डिपॉजिट होने लग जाता है, यानी यहाँ स्कार फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ये दो डायग्राम्स जो हैं वो आपको दिखाई गई हैं
फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस की, जिसमें फिब्रिन डिपॉजिट्स आपको नजर आ रहे हैं पिंक कलर के। अच्छा, थर्ड वाला आ जाता है पुरुलेंट इन्फ्लेमेशन। पुरुलेंट इन्फ्लेमेशन का दूसरा नाम है, दूसरा नाम है सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन भी बोलते हैं। इस फीचर क्या है कि इसके पास फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर क्या क्या जो कि थिक क्रीमी एक्सुडेट आता है, जिससे क्या क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, नेक्रोटिक डेब्री होता है और एडिमा फ्लूइड होता है। पायरोजेनिक बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन कॉज कराता है ना, उसमें पुरुलेंट जो इन्फ्लेमेशन है वो नजर आती है। और एक एग्जांपल मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्यूट एपेंडिसाइटिस में भी ये जो है वो पुरुलेंट इन्फ्लेमेशन होती है। आगे बताया गया है कि एब्सेस क्या होता है। तो एब्सेस आपने याद रखना है कि लोकलाइज्ड पस कलेक्शन इन टिश्यू, ये एक टिश्यू है, इसमें लोकलाइज कलेक्शन होना पस की, तो उसे हमने एब्सेस बोल देना। अगर हम फर्दर एब्सेस को देखें तो आगे यही बताया हुआ है कि एब्सेस के अंदर क्या होता है, जो सेंटर है ना उसमें नेक्रोसिस चल रही होती है, जो इसके बाहर रिम है ना उसमें न्यूट्रोफिल ज़्यादा आए होंगे और उससे भी बाहर फिब्रोसिस हुई होगी। तो ये जो है एक स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि एब्सेस किस तरह से होता है। आगे अल्सर्स की बात कर लेते हैं। अल्सर्स क्या होते हैं? सो अल्सर्स जो है वो लोकल टिश्यू डिफेक्ट है ड्यू टू नेक्रोसिस स्लफिंग। अब हमने कॉमनली पढ़ा हुआ है, सुना भी हुआ है कि मेडिक अल्सर हो सकता है ड्यूडेनम का, स्किन वगैरह का। और हिस्टोरिकली में देखा जाता है कि जो बेस है ना उसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साइंस नजर आ रहे होते हैं, लाइक न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे ज़्यादा होगा, जबकि जो मार्जिन है ना वहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के साइंस नजर आ रहे होते हैं कि जो लिम्फोसाइट्स हैं वो ज़्यादा नजर आएंगे, प्रीडोमिनेंट होंगे और इसके साथ साथ फिब्रोसिस भी चल रही होगी वहाँ पे। एग्जाम्पल फिर बहुत इंपॉर्टेंट है पेप्टिक अल्सर, आपको याद रहनी चाहिए। ये मोर्फोलॉजी दिखाई हुई है आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन की। अच्छा, अब आउटकम्स की बात करें कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या क्या आउटकम्स होती हैं, एज अ रिजल्ट क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो पहले जो है वो कंप्लीट रेजोल्यूशन की तरफ बॉडी जा सकती है। ठीक है, इसमें नॉर्मल टिश्यू जो है वो रिस्टोर कर लिया जाता है, यानी इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कब ऐसा होगा कि कम्प्लीटली नॉर्मल टिश्यू रिस्टोर हो जाएगा, जबकि जो डैमेज है वो इतना मिनिमल हुआ होगा, यानी माइल्ड डैमेज हुआ होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ जो सेल्स है वहाँ पे, जो टिश्यू है उसके पास अच्छी होगी कि वो रिजनरेट कर सके। तो इस केस में क्या होगा कि कंप्लीट रेजोल्यूशन हो सकती है। स्टेप्स ये होंगे कि मैक्रोफेज से डेब्रिस रिमूव कर दिया जाएगा, एडिमा की डिसॉर्प्शन कर दी जाएगी और साथ में जो रीजनरेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 2 पे आ जाता है हीलिंग बाय फिब्रोसिस। अब क्या हुआ कि रीजनरेटिव एबिलिटी नहीं रही है वहाँ के टिश्यूज के पास, वहाँ की सेल्स के पास, तो अब बॉडी क्या करेगी, वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन करवाने लग जाएगी। अच्छा, आगे देख लेते हैं थर्ड आउटकम क्या हो सकती है कि प्रोग्रेशन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अगर इंजरी परसिस्ट कर रही है और हीलिंग नहीं हो पा रही तो आपकी बॉडी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर इस तरह का माइक्रोब आ गया जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो है बॉडी इसको सही से रिमूव नहीं कर पा रही होती, तो इस केस में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है वो उसको हील नहीं कर पाती, ठीक नहीं कर पाती, इसकी वजह से प्रोग्रेशन हो जाती है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में। आगे फर्दर दोबारा वो आपको कार्डिनल साइंस जो हमने डिस्कस किया था उसी की समरी बताई गई है, हीट, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन। ओके, तो इस डायग्राम में इंटायर समरी बयान की गई है कि सबसे पहले बॉडी में इंजरी हुई, उसकी वजह से एक्यूट इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के आगे से 3 आउटकम्स जो पिछली स्लाइड में कवर की, फर्स्टली रेजोल्यूशन होगी वहाँ पे। ठीक है, जो नॉर्मल टिश्यू है वो रिस्टोर कर लिया जाएगा। नंबर 2 पे वहाँ हीलिंग हो सकती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्कार। एंड थर्डली, अगर इंजरी परसिस्ट कर रही है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शंस, क्रॉनिक इन्फेक्शंस या परसिस्टेंट इंजरी या ऑटो इम्यून डिजीजेस के केस में, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वहाँ स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें जिसमें जो है वो स्कार फॉर्मेशन भी हो सकती है, फिब्रोसिस हो सकती है। सो इट वाज द एंटायर समरी। तो आज की जो स्लाइड्स थी, जो आज का लेक्चर था वो यहीं तक था। आज हमने प्रॉपर एक्यूट इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर लिया। तो नेक्स्ट 2 वीडियोस आएंगी जिसमें हम एक में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कवर करेंगे और जो लास्ट वाली होगी ना इस चैप्टर की, उसमें हम टिश्यू इंजरी और रिपेयर को देख लेंगे। तो होप सो आप लोगों को जो है वो आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको स्लाइड्स चाहिए ना तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स, बाय फॉर नाउ।